अरे देखो उधर तुम लोग। वो ऊपर कौन है? माउंट जू युन पर क्या कर रहा है? लगता है गॉड चाइल्ड चिन शू है। गॉड चाइल्ड शिनशू बिना किसी सहारे माउंट जू युन चढ़ रहा है। उड़ क्यों नहीं रहा? अरे भाई, अगर उड़ना आता तो चढ़ता क्यों? अब याद आया, ये वही मशहूर 18वीं गॉड चाइल्ड चिनशू है। पूरा निकम्मा, काम का नहीं। ये गॉड चाइल्ड बना ही कैसे? क्योंकि उसका बाप चिनफाशी है। लगता है ये 18वीं गॉड चाइल्ड अपना दिमाग खो बैठा है। क्या माउंट जू यून चढ़कर खुद को मारने आया है? वैसे भी गॉड चाइल्ड गैदरिंग शुरू होने वाली है। सारे यूएस सेक्ट के गॉड चिल्ड्रन आने वाले हैं। सुना है जो गॉड चाइल्ड काबिल नहीं हुआ, उसकी पदवी छिन जाती है। सीन बदलता है और शिनशू चढ़ाई कर रहा है। भाग यहां से। किसने बोला मेरे सिर पर बैठने को? यकीन मानो पूरा खानदान उड़ा दूंगा। गॉड चाइल्ड गैदरिंग आने वाली है। चलते रहो, खाओ, डटे रहो। बस थोड़ा बचा है। इस बार अगर ये बूढ़ा आदमी गिरकर नहीं मरता तो मैं जरूर उड़ूंगा। माउंट जू युन की छोटी पर एक गिलहरी कपल नाश्ता कर रहा होता है कि अचानक एक हाथ ऊपर आता है और वो गुस्से में आ जाते हैं। बेवकूफी भरी चढ़ाई के बाद आखिरकार शिनशू ऊपर पहुंचता है। थक गया, आखिर पहुंच गया। इस बार चेक इन होना चाहिए। सिस्टम सिस्टम चेक इनटू द मिरियड रेल्म्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने माउंट जू युन पर सफलतापूर्वक चेक इन किया। रिवॉर्ड इटर्नल डैंटियन। इटर्नल डैंटियन? ये क्या है? इटर्नल डैंटियन मतलब तुम्हारी स्पिरिट, एनर्जी, कल्टिवेशन कभी खत्म नहीं होगी। ये मिरियड रेल्म्स का अल्टीमेट सीक्रेट है। एक सुप्रीम डिवाइन ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिट यूज हो सकता है। पुराने महान एम्परर्स भी इसे चाहते थे पर पा नहीं सके। अरे वाह, इतना कमाल! उसने तुरंत इटर्नल डैंटियन एक्टिवेट किया और 5 मील के अंदर की सारी स्पिरिट एनर्जी खींच ली। लोग बोले, माउंट जू युन पर कुछ हो रहा है। 18वीं गोदचिल अभी चढ़ा है और स्पिरिट एनर्जी पागल हो गई है। शायद कोई नेचुरल ट्रेजर है जो हमें पता नहीं। ऊपर पहाड़ की चोटी पर स्पिरिट एनर्जी एक टोर्नेडो बनकर कई मील तक फैलने लगती है। इटर्नल डैंटियन सच में कमाल का है। अंदर एनर्जी असीम है, जैसे खत्म ही नहीं होगी। वो सोचता है जैसा दूसरे नॉवेल्स में होता है, ट्रांसमाइग्रेटेड मेन कैरेक्टर हमेशा कोई अनपैरेलल्ड जीनियस बनता है। शायद मैं भी वही हूं। ओरिजिनल ओनर 18वीं गॉड चाइल्ड था। पहले के 18 जनरेशंस बेहद ताकतवर थे। उसका बाप अर्थ शैटरिंग पावर हाउस है। इतनी बैकग्राउंड के बाद उसे सेक्रेड बॉडी या डिवाइन बॉडी मिलनी चाहिए थी, पर वो मॉर्टल बॉडी लेकर पैदा हुआ। मॉर्टल बॉडी के बावजूद मेहनत करो तो स्ट्रांग बन सकते हो, पर ओरिजिनल ओनर ने सच जानकर कल्टीवेट करना ही छोड़ दिया और निकम्मा बन गया। फिर अचानक मर गया और मैं उसकी जगह ट्रांसमाइग्रेट हो गया। किस्मत अच्छी थी कि पिछली जिंदगी में मैं माउंटेन क्लाइंबिंग एंथुसियास्ट था। जेन पीक भले कितना भी ऊंचा और खतरनाक हो, 1 महीने की नॉन स्टॉप मेहनत से मैं अपने एक्सपीरियंस के सहारे आखिर ऊपर पहुंच गया। अब मैं जीनियस हूं। सिस्टम रिमाइंडर मिरियड रेल्म्स। चेक इन सिस्टम ये टास्क नहीं देता, बस स्पेशल जगहों पर चेक इन होता है। कुछ जगह एक बार, कुछ पर कई बार। जुयन पीक पर रोज एक बार चेक इन कर सकते हैं। बढ़िया, अब रोज चेक इन करके रिवॉर्ड लूंगा। आज तो इटर्नल डैंटियन मिला है, अब कल्टीवेट करूं ताकि अगली बार उड़कर ऊपर आ जाऊं, वरना फिर ये कुत्तों जैसी चढ़ाई करनी पड़ेगी। पर उड़ने की बात से याद आया, अब नीचे कैसे जाऊं? ऊपर आना आसान, नीचे उतरना मुश्किल। तभी 2 लोग फ्लाइंग सोर्ड्स पर उड़ते दिखते हैं। ये तो श्याओई की होली मेडन्स हैं। मेरी स्टेटस डिवाइन सन के बराबर है, पर श्याओई में सिर्फ एक होली मेडन है। जिसको भी वो पसंद करे उसको श्याओची का सपोर्ट मिलता है, इसलिए सारे डिवाइन सन्स उसके पीछे पड़े रहते हैं। वे कहती हैं, सुना है यहवा सेक्ट का डिवाइन सन्स कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है। मेरे मास्टर ने कहा था पहले जाकर देखो। मैं बोला, होली मेडन, जरा मदद चाहिए। वो पूछती है, क्या हुआ 18वीं डिवाइन सन? मैं अचानक उनकी फ्लाइंग सोर्ड पर बैठ जाता हूं। होली मेडन, मुझे नीचे छोड़ दें क्या? दूसरे साइड वाले बोले, हिम्मत देखो इसकी, होली मेडन के इतना करीब। वो कितनी सम्मानित है, लोग क्या सोचेंगे? होली मेडन बोली, 18वीं डिवाइन सन कल्टीवेशन में कमजोर है। मैं उसे राइड दे दूं तो इसमें कुछ गलत नहीं। वो आदमी फिर भी ताना मारता है। सब कहते हैं 18वीं डिवाइन सन निकम्मा है, पर आज तो लगता है चिपकू भी है। मैं बोला, होली मेडन, मेरी कल्टीवेशन बहुत कम है। अगर पकड़कर न बैठूं तो गिरकर मर जाऊंगा। आप समझ सकती हैं ना? होली मेडन बोली,
18वीं। दिव्य पुत्र, अपने हाथ हटाओ। वो नाराज होकर बोले, होली मेडन के प्रति ऐसी बदतमीजी, मौत चाहिए तुम्हें। पर होली मेडन बोली, रहने दो, मैं समझ सकती हूं। फिर होली मेडन मुझे फ्लाइंग स्वॉर्ड पर बैठाकर पहाड़ से नीचे ले जाती है। मैं नजारे एंजॉय कर रहा था कि सिस्टम से नोटिफिकेशन आया, रिफ्रेश चेक इन लोकेशन। अगला चेक इन स्थान यूनियाई स्टोन कार्विंग्स है। मैं पूछता हूं, होली मेडन अब कहां चलेंगी? वो बोली, डिवाइन सन कॉन्फ्रेंस में अभी टाइम है। मैं यूनियाई स्टोन कार्विंग्स जाकर पहले थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहती हूं। वहां डाओ की असल गहराइयां छिपी हैं, उन्हें खुद अनुभव करना चाहती हूं। तुम भी क्लिफ साइड स्टोन कार्विंग्स जा रहे हो? क्या बात है, मैं भी वहीं जाना चाहता हूं। चलो साथ चलते हैं। डिवाइन सन, जरा पास आकर तो मत बैठिए। कोई बात नहीं, सेफ्टी पहले, नहीं तो गिर जाऊंगा। ये देखकर होली मेडन की आंटी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कैसा चिपकू कपल है ये, और ये लड़का तो। सीन बदलता है क्लिफ साइड स्टोन कार्विंग्स पर, जहां डिसाइपल्स खड़े हैं। 11वीं दिव्य पुत्र, क्या फेरी जी सच में आने वाली हैं? हाँ, फेरी जी ने मेरी इनविटेशन एक्सेप्ट की है स्टोन कार्विंग्स ऑब्जर्व करने के लिए। ये है 11वीं दिव्य पुत्र द्वान जिनफे। लोगों ने कहा, होली मेडन शाओची में पली बढ़ी है और मर्दों से बहुत कम बात करती है, और ये दिव्य पुत्र तो कमाल है जो उन्हें बुला पाया। वो हंसकर बोला, आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। शाओई होली मेडन बहुत प्योर है और आमतौर पर किसी से बात नहीं करती। मर्दों में सबसे ज्यादा तो मुझसे बात करती है। बाकी डिवाइन सन्स तो सपना भी नहीं देख सकते उससे मिलने का। तभी किसी ने कहा, होली मेडन आ गई, उधर देखो। लेकिन अगले ही पल सब दंग रह गए। रुको, उनके पीछे वो कौन है? ये तो कोई लड़का लग रहा है। कमाल, ये कौन है? 11th डिवाइन सन तो कहते थे होली मेडन के सबसे करीब वही है, पर ये तो कुछ और ही लग रहा है। और ये लड़का थोड़ा जाना पहचाना भी लग रहा है। तभी डिंग सिस्टम नोटिफिकेशन, चेक इन टू मायरेड रियलम्स। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्लिफ साइड स्टोन कार्विंग्स पर सफलतापूर्वक चेक इन किया। रिवॉर्ड, ग्रेटली इंक्रीज्ड कल्टीवेशन और एक कल्टीवेशन टेक्निक। ओरिजिनल होस्ट, जिसे कल्टीवेशन का एल भी नहीं आता था, वो अब कल्टीवेशन पाथ पर कदम रख चुका है। कंग्रेचुलेशंस, आपने क्लिफ साइड स्टोन कार्विंग्स की ट्रू मीनिंग की पूर्ण समझ प्राप्त की। क्लिफ साइड स्टोन कार्विंग्स टेक्निक सीख ली। तभी रंबल रंबल, ओहो, लेवल इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हेवनली लाइटनिंग भी देखने आ गई। दिन दहाड़े बिजली खाना भी बुरा नहीं। इसी बीच होली मेडन ने फ्लाइंग सोर्ड उतारी, जो असल में उनका हेयरपिन था। सब हैरान। ये तो 18वीं डिवाइन सन चिनशू है, यकीन नहीं होता। तभी 11वीं डिवाइन सन डवान जिनफे गुस्से में आगे बढ़ा। 11वीं डिवाइन सन डवान जिनफे, क्यों आवाज लगा रहे हो? युवा सेक्ट में डिवाइन सन की प्रतियोगिता जानलेवा होती है। 18 डिवाइन सन में सिर्फ एक एम्पायर सन बनेगा, बाकी सब बुरी मौत मरेंगे। ड्वान जिनफिए बोला, चिनशू, तुम जैसे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर लोग तो बस नाम भर के डिवाइन सन हो, और तुमने सबके सामने होली मेडन की प्रतिष्ठा खराब की है। अब इस डिवाइन सन को कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि लोग न सोचें कि हमारे युवा सेक्ट के डिवाइन सन्स बेकाबू हैं। चिनशू बोला, ड्वेन जिनफे, मेरा शाओई होली मेडन से क्या रिश्ता है? इससे तुम्हें क्या मतलब? होली मेडन बहन, बताओ ना मैं सही कह रहा हूं? होली मेडन बोली, 11th डिवाइन सन, मैं भी क्लिफ साइड स्टोन कार्विंग समझने आई हूं। मैं क्यों नहीं आ सकती? क्या यूनाई स्टोन कार्विंग तुम्हारे बाप का है? ड्वान जिनफे तिलमिला गया। तुम भी यूनियाई स्टोन कार्विंग कॉम्प्रिहेंड करने आए हो? मजाक कर रहे हो क्या? पर फिर बोला, चलो, बहस का मन नहीं, आना है तो आ जाओ। ये ड्वान जिनफे बड़ा झंझटू है। तभी फेरी शाओई दीवार की कार्विंग्स देखकर चौंकी। यूनियाई स्टोन कार्विंग, वुहा सेक्ट का एनलाइटनमेंट होली ग्राउंड। ये कार्विंग देखने में साधारण है, पर इसमें डाओ की सच्ची मीनिंग छिपी है। इसका ओरिजिन क्या होगा? ड्वान जिनफिए बोला, होली मेडन बिल्कुल सही। मैंने यूनियाई स्टोन कार्विंग पर कई साल ध्यान लगाया है। पुराने बुजुर्गों के बाद इस कार्विंग को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरी राय में इसे सनसेट गॉड किंग ने छोड़ा था। किसी ने कहा, सनसेट गॉड किंग? मैंने सुना है वो एक पीयरलेस प्रतिभा थे, गॉड किंग स्तर के, महान एम्परर जैसे। जी हां, सनसेट गॉड किंग एक एंशिएंट किंगडम से आए थे। उनकी कैलिग्राफी अद्भुत थी, और इस कार्विंग की लिखावट देखकर लगता है ये उन्हीं की लेगेसी है।
चिनशू हंस पड़ा। तो जिसकी लिखावट अच्छी हो वही छोड़ गया कार्विंग? ड्वान जिनफिए, सच में तुमको अपनी ही बात पर भरोसा है? फिर बोला, मैं और होली मेडन कार्विंग्स को समझ रहे हैं, बीच में मत बोलो। कौन तुम्हें बुला रहा है? मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि तुम होली मेडन को उल्टा सीधा बताकर गुमराह न कर दो। तुम मुझे गुमराह करने वाला कह रहे हो? अच्छा, तुम कह रहे हो मैं बकवास कर रहा हूं? तो फिर 18वीं डिवाइन सन के पास कोई बड़ी समझदारी है? सुनाएंगे होली मेडन को। चिनशू बोला, हां बताऊंगा, डर किस बात का। सुनो होली मेडन, ये यूनियाई स्टोन कार्विंग असल में तुम्हारे जाउची सेक्ट से जुड़ा है। इसे तुम्हारे जाउची सेक्ट की एक होली मेडन ने बनाया था, पूरा 1000 साल पहले। जाओई की होली मेडन? 1000 साल पहले? 18वीं दिव्य पुत्र, तुम पागल तो नहीं? जियाओची की 10,000 साल की विरासत है, इसका कहीं रिकॉर्ड नहीं। होली मैडन, एक भी शब्द मत मानिए। तभी चिनशू बोला, चलो छोड़ो, कार्विंग्स में छिपे हेवनली डाओ के बारे में बताता हूं। किसी ने पूछा, जो 1000 साल पहले की होली मैडन की बात कर रहे हो, क्या वो वही नायाब सुंदर फेरी बिक्सी है जो लापता हो गई थी? हां, सुना है फेरी बिक्सी जोंगयांग होली मिरर, जो शाओई के 5 होली स्क्रिप्चर्स में से एक था, उठाकर ले गई थी। और फेरी बिक्सी को वुहा सेक्ट के एक ग्रैंड एंसेस्टर से प्रेम था। बाद में वो एंसेस्टर फेरी बिक्सी को छोड़कर डाओ की राह पर निकल गया, पर उसका अंत बहुत बुरा हुआ। शायद इनर डीमंस की वजह से कल्टीवेशन डिविएशन हुआ और दाओ ही नष्ट हो गया। फेरी बिक्सी ने जब ये सुना तो प्रेम में टूटकर यूनियाई स्टोन कार्विंग पर बैठ गईं और अपना सारा दर्द कार्विंग में उकेड़ दिया। यह कहानी सुनकर ड्वान जिन फियाई ने ताली बजाई। किसने सोचा था कि 18वीं डिवाइन सन कल्टीवेशन टैलेंट न होने के बावजूद इतनी बढ़िया कहानी सुनाने की स्किल रखता है। बुरा नहीं, उसकी बनाई हुई कहानी भी ठीक ठाक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेंट्स की लिटिल सिस्टर भी उस पर यकीन नहीं कर रही? बेजी, वो इमॉर्टल मेडन सच में उस समय अचानक गायब हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं प्यार की वजह से, लेकिन जॉय के रिकॉर्ड में उतना कुछ नहीं लिखा जितना तुम बोल रहे हो, सैंटेस। खैर, यूनिया स्टोन कार्विंग्स चाहे कहीं से आए हों, कहानी चाहे कितनी भी दिलचस्प हो, आखिर में वो सिर्फ कहानी ही है। हमारा असली काम है उसके अंदर छुपे हुए ग्रेट डाउ को समझना, बाकी सब बच्चों का खेल है। 11वीं डिवाइन सन की बात बिल्कुल सही थी। सच कहूं तो लगभग 20 साल की साधना के बाद मुझे पता चला कि यूनिया स्टोन कार्विंग्स में पाल्म टेक्निक्स का एक पूरा सेट छुपा है। सच में? हां बिल्कुल, और मैं उस पाल्म टेक्निक का 1/3 हिस्सा समझ भी चुका हूं। थोड़ा और समय दो, पूरा समझ जाऊंगा। 11वीं दिव्य पुत्र वाकई में प्रतिभाशाली है, दिव्य पुत्र कहलाने लायक। इसके उलट कोई है जो बस कहानियां सुनाने और बेवजह हरकतें करने में माहिर है। दुआन जिनफे तुरंत शाओची इमॉर्टल मैडन को इंप्रेस करने लगा। मैं तो हमेशा से साफ सुथरा इंसान रहा हूं। सेंट्स, इधर देखो, मैं तुम्हें वो पाम टेक्निक दिखाता हूं जो मैंने स्टोन कार्विंग से समझी है। इतना कहकर उसने कुछ पाम स्ट्राइक्स मारे। उसके हाथ जहां जाते वहां बिजली जैसी चमक पैदा होती, हल्का सा फेनोमेनॉन भी बन गया। इससे साफ था कि यूनिया स्टोन कार्विंग्स की जड़ें काफी गहरी हैं। थोड़ी देर बाद उसने अपना प्रदर्शन पूरा किया। सेंट्स, ये है उस पाम टेक्निक का 1/3 हिस्सा जो मैंने समझा है। कैसा लगा? फिर वो 18th डिवाइन सन की तरफ मुड़ा। तुमने देखा? कोई राय? छोड़ो, तुमसे पूछना ही बेकार है, समझोगे नहीं? मैं सच्ची बोलूं तो ये सब कूड़ा कचरा है। तुमने पाम टेक्निक्स का 1/3 तो छोड़ो, 1/10 भी नहीं समझा। क्या कहा? दोबारा बोल। 20 साल में बस इतना? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यूनिया स्टोन कार्विंग्स पर सिर मार के मर जाता। वो आग बबूला हो गया। तू तू बिल्कुल अनपढ़ घमंडी बेवकूफ है, कुछ नहीं जानता और बकवास करता है। 18वीं दिव्य पुत्र हंस पड़ा। सेंटेस लिटिल सिस्टर, ये सालों से एक फ्रैक्शन भी नहीं समझ पाया। इसे तुम क्या कहोगी? कचरा, है ना? इस बूढ़ी औरत की सांस भी बदबूदार है, बेकार इंसान। 18वीं दिव्य पुत्र, तुम क्या हो? सब जानते हैं, सेंट्स के सामने चाहे जितनी बकवास करो, हकीकत नहीं बदलती कि तुम अयोग्य हो। तुम कहते हो मैं धीरे समझता हूं? अगर हिम्मत है तो खुद जाओ, स्टोन कार्विंग समझ कर दिखाओ।
शायद तुम तो यूनिया स्टोन कार्विंग्स की लिखावट भी न पहचान पाओ। ठीक है, चलो मैं जाता हूं। जैसे मैं तुम लोगों से डरता हूं। ध्यान से देखना। यूनिया स्टोन कार्विंग्स वाली पाल्म टेक्निक का नाम है सेलेस्टियल स्टार थंडरबोल्ट पाल्म। पहला मूव देखो, एम्प्टी ग्रैंड स्टैंडिंग। फिर चिन शू ने अपनी कल्टीवेशन टेक्निक एक्टिवेट की। अगले ही पल आसमान में सेलेस्टियल फिनोमेना बन गए। उसके हाथों से सुनहरी बिजली पागलों की तरह निकलने लगी। फिर ढेरों लाइटनिंग स्ट्राइक्स धमाके के साथ गिरे और जमीन बिखर गई। सबके मुंह खुले रह गए। ये क्या था? ये फिनोमेनन तो उस जी डिवाइन चाइल्ड से भी ज्यादा ताकतवर है। ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है? धोखा दे रहा है। स्टारलाइट थंडर पाल्म में कुल 7 फॉर्म्स होते हैं। तुम्हारा बाप आज सब दिखाएगा अपनी समझ बढ़ाने के लिए। इतना कहकर उसने अपनी ऊर्जा बढ़ाई और भी बड़े फिनोमेना बनने लगे। क्या ये डिवाइन बीस्ट फिनोमेनन है? ये तो सच में पूरी पाल्म टेक्निक में महारत रखता है। काफी देर दिखाने के बाद उसने 7 फॉर्म्स पूरे कर दिए। तो 11वीं डिवाइन चाइल्ड। अब समझ आया स्टारलाइट थंडर पाल्म? असंभव? क्या असंभव? फिर दिखाऊं? सेंटेस, हार मानना मुश्किल हो रहा है क्या? अब मानती हो कि यूनिया स्टोन टैबलेट बिशी इमॉर्टल ने छोड़ा था? तभी किसी ने पूछा, शिनशू, क्या तुम पहले से ये पाम टेक्निक अभ्यास कर चुके हो? उसी वक्त ड्वान जिन फिये ने उसका कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारे पिछले सालों के प्रदर्शन से तुम ये स्टोन टैबलेट समझ ही नहीं सकते। सच बताओ, तुमने जरूर चोरी छिपे ये पाल्म टेक्निक पहले सीखी होगी, और ये बिजी इमॉर्टल वाली कहानी भी सेंट्स को बेवकूफ बनाने के लिए घड़ी होगी। अच्छा, अब भी यकीन नहीं? तो ये देखो। इतना कहकर चिनशू ने वही मूव इस्तेमाल कर यूनिया स्टोन टैबलेट को तोड़ दिया। अंदर से एक स्क्रिप्चर धीरे धीरे बाहर तैरकर निकली। जंग यंग जिंग। सच में जांग यंग जिंग। ये वही स्क्रिप्चर है जो 1000 साल से गायब थी। वो चमकती स्क्रिप्चर उठकर शाओची इमॉर्टल चिंगर के हाथों में जा पहुंची। क्या ये जोंग यंग जिंग असली है? ये असली है। इसके मिलते ही शाओई की 5 होली स्क्रिप्चर्स फिर से पूरी हो गईं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार है। 18वीं। दिव्य शिशु, कृपया चिंगर का प्रण स्वीकार करें। मैंने तुम्हें गलत समझा था, माफ करना। सबने उसकी प्रशंसा की, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं कर रहा था। तो इसका नाम चिंगर है। 18वीं। दिव्य शिशु बार बार मौका ढूंढकर उसे छू रहा था। तो मैं तुम्हें चिंगर लिटिल सिस कहूंगा। अब से हम एक ही परिवार हैं। लिटिल सिस उठो। ये देखकर बूढ़ी नौकरानी गुस्से से कांप उठी। ये फिर से शुरू हो गया धत। मैं अपनी बात वापस लेती हूं। 18वीं दिव्य शिशु सच में नालायक है। इसका काट डालना चाहिए। तभी शिनशू बोला, शी यू सॉल्टी ब्रो। दुआन जिनफे गुस्से से फट पड़ा और उसी समय व्यंग्य जैसे यूनिया के, जिसमें जोंग यांग जिंग थी, ढहने लगी। बाम! कुछ ही सेकंड में 11वीं दिव्य पुत्र पत्थरों के ढेर में दब गया। हाँ चिंगर, लगता है 11वीं दिव्य पुत्र शर्म के मारे अपना चेहरा नहीं दिखा पाया, इसलिए खुद ही मलबे में दफन हो गया। 11वीं दिव्य पुत्र उड़कर बाहर आया और बोला, चिनशू, तू बड़ा चालाक फॉक्स है। ठहर, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। फिर मुड़कर बोला, बाय बाय सीई। सफर सही से करना और कोशिश करना कि रास्ते में लेटे हुए मत मिल जाना। चिंगर, 11वीं डिवाइन सन जा चुका। मेरे साथ थोड़ी देर चिल करेगी? लेकिन मुसीबत भांपकर चिंगर की आंट उसे तुरंत खींच कर ले गई और बोली, डिवाइन सन, प्लीज समझिए, होली मेडन को अभी जांग योंग जिंग मिल गया है। उसे शाओई जाकर रिपोर्ट देना जरूरी है। फेयरवेल 18th डिवाइन सन। वह बोला, अरे वाह, कितनी जल्दी में है सब। तभी सिस्टम ने उसे नया चेक पॉइंट दिया। डोंग यू ग्रैंड सेरेमोनी। डोंग यू ग्रैंड सेरेमोनी। सुना सुना सा लग रहा है, पर याद नहीं पड़ रहा कहां होता है। चलो किसी से पूछना पड़ेगा। पहले घर ही लौटता हूं। यह सोचकर वह आसमान में शूट होकर ऊपर उठा। तो यह है बॉडी टेम्परिंग का 4था लेवल। उड़ तो नहीं सकता अभी, पर चलने से तो कहीं अच्छा है। ऊपर से मेरे पास इटर्नल डेंटियन है। मेरी स्पिरिचुअल पावर कभी खत्म ही नहीं होगी। मजा ही आ गया। कट टू ट्रांसफॉर्मेशन। फेदर सेक्ट। सेक्ट गेट पर पहुंचकर उसने कहा, कल्टीवेशन लेवल बढ़िया है। मैं काफी जल्दी वापस आ गया। चिनशू खुश होकर गुनगुनाते हुए दौड़ रहा था, पर झाड़ियों में कोई उसे देख रहा था। पहले मैं इस गेट से पैदल गुजरता था,
अब कल्टीवेशन है। अब देखना, मैं सीधे ट्रांसफॉर्मेशन फेदर सेक्ट में कैसे कूदता हूं। जैसे ही चिनशू कूदने वाला था, किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। 18वीं दिव्य पुत्र, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते मर गया। वह बोला, हैं? तू है कौन? मैं तुझे जानता भी नहीं। मेरे पैर को क्यों पकड़े हुए है? छोड़ नहीं देगा तो मैं तेरे ऊपर गिर जाऊंगा। और धड़ाम, 18वीं दिव्य पुत्र सीधे उस मोटे की पीठ पर गिरा और जमीन हिल गई। कौन सा डीमन मुझे घात लगाकर पकड़ने आया है? मोटा बोला। डिवाइन सन, मैं हूं, ओल्ड गैल। चिनशू बोला, ओल्ड गैल? सोचने दे, कहीं तू ह्यूमन शेप्ड डॉग डीमन तो नहीं? ये ले मेरी स्टार सिंग लाइटनिंग पाम। उसने एनर्जी इकट्ठी की और ऊपर डार्क क्लाउड्स बन गए। डॉग डीमन मेरी फुट, डिवाइन सन, मैं गावा शेंग हूं। गावन शंग, हां, नाम थोड़ा जाना पहचाना लग रहा। दिमाग की फटी पुरानी यादों में खोजूं तो लगता है ये पुराना मालिक का कोई यार है, पर अच्छा इंसान नहीं था। बोल, क्या चाहता है? जल्दी बोल। ओल्ड डॉग हकलाकर बोला, योर मॉम एक्सप्लोडेड। छटाक। चिनशू ने उसे एक तमाचा मारा। उसका मुंह सूज गया और जबड़ा टेढ़ा हो गया। तेरी मॉम एक्सप्लोडेड? तेरे पूरे खानदान को मैं उड़ा दूं। किसकी मॉम को एक्सप्लोड बोल रहा है? वह रोया। डिवाइन सन, आपकी मॉम का आइडल एक्सप्लोड हो गया। सच में एक्सप्लोड हो गया। प्रिंसेस अभी तक बिस्तर पर पड़े हैं। बड़ा तमाशा मच गया है। वह बोला, मेरी मॉम का आइडल? ओल्ड डॉग बोला, हां, असल में उस एंशिएंट गॉड डायनेस्टी के प्रिंसेस और प्रिंसेसेस इतने खास नहीं हैं। आपने युवा सेक्ट से काफी ट्रेजर्स उठवाए थे। होली चाइल्ड को खूब बेवकूफ बनाया गया था। होली मदर की स्टैच्यू भी बहुत पावरफुल होली आर्टिफैक्ट थी, क्योंकि उस पर होली मदर की डिवाइन रेडियंस थी। पर वो लोग उसे कंट्रोल नहीं कर सके और स्टैच्यू एक्सप्लोड हो गई और ब्लेम होली चाइल्ड पर डाल दिया गया। इस दुनिया में युवा सेक्ट जैसे कई बड़े सेक्ट्स हैं और कुछ नई डिवाइन डायनेस्टीज और 10,000 साल पुराने एंशिएंट किंगडम्स भी हैं। एंशिएंट किंगडम्स के प्रिंसेस शायद युवा सेक्ट के होली चाइल्ड जितने स्ट्रांग न हो, पर स्टेटस बहुत ऊंचा है। युवा सेक्ट की खास कल्टीवेशन रिसोर्सेस पाने के लिए कई लोग ओरिजिनल ओनर के पीछे पड़े रहते थे। वो कल्टीवेशन में इंटरेस्टेड नहीं था, पर फीमेल डीमन बीस्ट्स पालने का शौक रखता था। प्रिंसेस अक्सर फीमेल डीमन बीस्ट्स लाते और उसे फुसलाते कि वो उनके लिए युवा सेक्ट के ट्रेजर्स चुरा दे। ओरिजिनल ओनर खूब ठगा गया था और ये गावन उन सब डील्स का मिडलमैन था। दोनों तरफ से फीस खाता था। अब मूनव्हील डिवाइन डायनेस्टी का 7th प्रिंस कह रहा है कि तुम्हें उसे 3 डिवाइन रेडियंस वाली आइटम्स देकर उसका नुकसान भरना पड़ेगा, वरना ट्रबल करेगा, और वो पिछले डील वाला जंगजी भी वापस चाहता है। क्या तुम गुस्सा नहीं हो? चिनशू बोला, थोड़ा तो हूं, पर कोई बात नहीं, और चल दिया। गावन पीछे भागा। होली चाइल्ड, अब कहां जा रहे हो? इसको कैसे सुलझाओगे? कोई आइडिया दो। मूनव्हील डिवाइन डायनेस्टी अभी टॉप पर है और 7th प्रिंस बहुत ही एरोगेंट और डोमिनियरिंग है। अगर उसे सेटिस्फाई नहीं किया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये बोलते बोलते वह बारिश की तरह रोने लगा। और 18वीं, होली चाइल्ड, तुम युवा सेक्ट के बाकी होली चिल्ड्रन जैसे पावरफुल भी नहीं। अगर 7th प्रिंस आया तो तुम उसके सामने टिक भी नहीं पाओगे। यह सुनकर चिनशू ने एक छोटा सा डेमो दिया और उसे एक ही किक में लुढ़काते हुए बाहर फेंक दिया। क्या मैं पावरलेस दिखता हूं? इसे क्या कहते हो? वह दंग रह गया। होली चाइल्ड, तुम्हारी कल्टीवेशन कहां से आई? तुम तो कभी कल्टीवेट नहीं करते थे। इतना स्ट्रांग कैसे हो गए? चिनशू बोला, तुम मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो, और आगे बढ़ गया। गावन दर्द से अपनी पीठ पकड़कर फिर भी पीछे पीछे आया। होली चाइल्ड, रुक जाओ। एक किक में मुझे उड़ाया। ये कल्टीवेशन तो बहुत स्ट्रांग है। कुछ ही दिनों में कैसे पॉसिबल हुआ? चिनशू बोला, गावा शेंग, एक बात सच सच बता, 7th प्रिंस वो डिशनोंगजी कहां से लाया था? गाओ शेंग बोला, सुना है वो मायरियन डेमन ट्रिब्यूलेशन डोमेन से आई थी, पर डिटेल्स नहीं पता। होली चाइल्ड, क्या वो बहुत नॉट बैड, बहुत स्पाइसी, बहुत सैटिस्फाइंग? चिनशू बोला, मैंने फ्लेवर चखा नहीं, पर स्पाइसी तो बहुत है। जब मैं इस छोटी डीमन गर्ल का मामला निपटा लूं, तू उसे वापस भेज देना। गाओ बोला, भेज देंगे? ये तो वेस्ट है। इसे ओबीडियंट बनाना चाहिए। चिनशू बोला, अगर मैं नहीं बना पाया तो मैं ही बेकार हूं, और ऊपर से टाइम भी नहीं है। गाओ बोला, होली चाइल्ड, ये काम तो मेरा एक्सपर्ट एरिया है।
मुझ पर छोड़ दो, मैं समझा दूंगा। कोई भी डीमन गर्ल ओबीडियंट हो सकती है, मेरे पास एक्सपीरियंस है। चिनशू बोला, अच्छा, तो पहले तू अंदर जा। गाओ बोला, 18वीं होली चाइल्ड बहुत दयालु है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, छपाक, पूरा पानी उसके सिर पर उड़ा दिया गया और तुरंत ही धड़ाम, एक कुर्सी बिजली की स्पीड से उसके मुंह पर आकर लगी। गाओ अनंग मुंह के बल गिर पड़ा, जैसे कंकशन हो गया हो। कमरे से एक लाल कपड़े पहनी लड़की बाहर आई, गुस्से से भरी हुई, हाथ में लकड़ी का मैलेट पकड़े। किसने कहा था मुझे वापस नहीं ले जाना? वापस नहीं ले जा रहा था ना? उसने गाओअन को काला नीला कर दिया और वो बेकार रोता चिल्लाता रहा, मुझे तुरंत घर ले चल, नहीं तो तू गया काम से। यह हालत तो बिल्कुल दयनीय थी। लकी है कि वो है और मैं नहीं। बस करो, बंद करो। किसी की आवाज सुनकर वो चौंक गई। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने अभी अभी तुम्हें पीटा नहीं था? बोलते हुए उसने शिनशू की ओर उंगली कर दी। तुम गलत इंसान को मार रही हो, नीचे देखो कौन पड़ा है। ये छोटी सी डीमन बयूज है, वो सबसे घमंडी शैतान लड़की जिसे उन प्रिंसेस ने मुझे गिफ्ट किया था। मैं यहां आए सिर्फ 1 महीना हुआ है और तब से तुमने बिना कल्टीवेशन वाले मेरे साथ कितना बुरा किया है, सोचकर ही गुस्सा आ जाता है। इतना हंगामा मचाने के बाद तीनों आखिरकार बैठ गए। बाईहुओं ने मुंह फेर लिया, गुस्से में उसे देखना तक नहीं चाहा। गाओ अनंग बोली, तुम फिर से मुझे डांटने वाले हो या वापस ले जाने? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे डिवाइन सन ने कहा था, यह छोटी डीमन बड़ी खतरनाक है, इसे आजाद करना ही ठीक है, नहीं तो किसी दिन मेरी जान ले लेगी। बायो, ये देवपुत्र तुम्हें आजादी देता है, अब तुम जा सकती हो। चिनशू की बात सुनकर वो दंग रह गई। LWD डेवल, अब तुम्हें मेरा बॉडी नहीं चाहिए? LWD डेवल नाम उसने शिनशू को इसलिए दिया था क्योंकि पहले वो बहुत लफंगई करता था। ये डिवाइन सन ईमानदारी से चलता है, मैं वैसा इंसान नहीं हूं। चलो जल्दी निकलो, फिर से पकड़ी मत जाना। सच में? अगर सच है तो जल्दी से मुझे घर तक छोड़ आओ। कहां है तुम्हारा घर? मैं छोड़ दूंगा। वो देर तक सोचती रही। मैं नहीं जानती। क्या भोली हो तुम? अपना घर तक नहीं पता, मैं कैसे छोड़ूं? मुझे नहीं पता। तुम लोग ही तो मुझे यहां उठाकर लाए थे, तो तुम लोग ही वापस ले जाओ, वरना गला दबा दूंगी। रुको, बस करो। ओफ, लगभग तो मर ही गया था तुमसे। खैर, ठीक है, फिलहाल यहीं रहो, जब तुम्हारा घर ढूंढ लूंगा तब ले जाऊंगा। ठीक है। दूसरे दिन जुयन पीक पर यह सिस्टम का रिमार्किंग मिशन था। चिनशू ने अपनी बढ़ी हुई कल्टीवेशन से मिली लाइटनेस स्किल का इस्तेमाल किया और पहाड़ की चोटी तक सीधा पहुंच गया। सिस्टम ने घोषणा की, मिरियड रेल्म्स में जून पीक सफलतापूर्वक रिमार्क कर दिया गया है। इनाम, कल्टीवेशन में 1 लेवल की बढ़ोतरी, अब 5वां स्तर। आने वाले दिनों में वो रोज यहां रिमार्क करने लगा और रोज 1 लेवल बढ़ता गया, 5 दिन लगातार। आखिर 8वें लेवल तक पहुंच गया। साथ में एक कल्टीवेशन टेक्निक भी मिली, तान श्यू तांगा श्यू। यह जरूर मूवमेंट और स्पीड की टेक्निक होगी। दृश्य बदलता है 7वें डिवाइन सन के निवास पर। 7th डिवाइन सन, आपने बुलाया? सांगवान, फौज को 1000 दिन तैयार किया जाता है, लेकिन काम 1 घंटे के लिए आता है। तुम डिवाइन सन सी के पास इतने साल से अंडरकवर हो, अब काम करने का वक्त है। आप डिवाइन सन सी पर वार करवाना चाहते हैं। उनका कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा है, मेरी 7वीं लेवल वाली ताकत कहां उनसे टक्कर ले पाएगी। किसने कहा तुम साई पर हाथ डालोगे? मुझे तो तुमसे 18वीं डिवाइन सन को पकड़वाना है। 18वीं डिवाइन सन? अच्छा, उनका कल्टीवेशन तो कम है, ये तो आसान होगा। कुछ दिन पहले चिनशू ने डिवाइन सन सी को याओई फेरी के सामने बेइज्जत कर दिया था, और अगर चिनशू को चुपचाप अपाहिज बना दिया जाए तो सब सी को दोष देंगे और तब उसके पिता सी को नहीं छोड़ेंगे। 7वीं दिव्य पुत्र, आप तो जीनियस हो, 1 तीर से 2 निशाने। समझ गए हो तो अब निकलो, ये पिल इनाम है, इससे सीधा 2 लेवल का बूस्ट मिलेगा। इतनी रेयर पिल, सच में अद्भुत है। जैसे ही वो गया, पास छुपा बूढ़ा बाहर आया। योजना तो बढ़िया है डिवाइन सन, लेकिन सांगवन थोड़ा बेवकूफ है। काम होने के बाद पकड़ा गया तो आपका ही नाम बता देगा, इसीलिए तो मैंने उसे वो पिल दी है। समझ गया, कमाल। उधर जून पीक के नीचे 18वीं डिवाइन सन
अपनी अगली साइन इन लोकेशन डोंग यू ग्रेट हॉल ढूंढने की कोशिश में परेशान था। पूरे युवा सेक्ट में पूछ लिया, कोई नहीं जानता। क्या सिस्टम ने गलत जगह दे दी? तभी 7वें डिवाइन सन के आदमी सामने आ गए। रुको वहीं, लूटेंगे तुम्हें। अरे वाह, युवा सेक्ट में दिन दहाड़े डकैती, वो चिल्लाया। बेवकूफ डिवाइन सन, वहीं खड़े रहो, हिलो मत वरना मार दूंगा। ठीक है, नहीं हिलूंगा, आओ। इतना आज्ञाकारी, कचरा कचरा ही रहता है। वो तलवार लेकर झपटा, पर चिंशू ने हल्की सी तिरछी मुस्कान दी। धड़ाम, एक लात में उसे लुढ़का दिया। वो पेट पकड़कर उठा। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मेरी गलती, मैंने सोचा नहीं था कि युवा सेक्ट में डिवाइन सन पर हमला करने वाला कोई इतना कमजोर भी हो सकता है। लो, अब सच में नहीं हिलूंगा। देखो, अब मेरी 7th लेवल बॉडी टेम्परिंग ताकत। वो फिर तलवार के साथ झपटा। तभी चिंशू ने हाथ रखा और अचानक थंडर क्लैप पाल्म, बिजली सीधे उसके सिर पर। तुमने डिवाइन सन होकर भी वादा तोड़ दिया। उसके बाल खड़े हो गए। शिनशू हंसते हुए बोला, और तुम इतने सरल कि किसी की बात पर तुरंत यकीन कर लेते हो। देखो अपने बाल, बिल्कुल इंस्टेंट नूडल्स बन गए। वो हाथ झटक कर पीछे कूदा। 18वीं डिवाइन सन की कल्टीवेशन 7वें लेवल तक पहुंच गई। अब तो मुझे पिल लेनी ही पड़ेगी। उसने पिल निगल ली। अब देखता हूं तुम्हारा घमंड। पर कुछ कदम चलते ही उसे लगा कुछ गड़बड़ है। ये तो जहर है, कल्टीवेशन बढ़ाने वाली पिल नहीं। कैसे कैसे हो सकता है? चिंशू भी हैरान रह गया। क्या उसने सोचा कि वो मुझे हरा नहीं सकता और शर्मिंदा होकर खुद ही मर गया? चिंशू ने उसे पलटकर देखा। ये कौन है? चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। लगता है शी की तरफ का कोई आदमी है, वरना ड्वान जिन फियाई इतना बेवकूफ नहीं कि युवा सेक्ट के अंदर सीधे अपने लोगों को भेजकर मेरी हत्या करवाए। साफ लग रहा है कि 7th डिवाइन सन के पीछे कोई और ही चाल चल रहा है। वो बूढ़ा कमीना अभी जाकर उसे जंगवान वाली हालत की रिपोर्ट करेगा। मेरा तो बस इतना प्लान था कि जंगवान 18वें डिवाइन सन को बुरी तरह घायल कर दे और फिर वो झर वाली गोली पीकर मर जाए ताकि कोई सबूत न बचे। पर यह तो उससे भी ज्यादा निकम्मा निकला। पहले ही वो गोली पी गया जो मैंने उसे दी थी, पूरा का पूरा बेकार। अब तो 7th डिवाइन सन को खुद ही उतरना पड़ेगा मैदान में। चिन फैट यानी 18वें डिवाइन सन का बाप अभी युवा सेक्ट में नहीं है। यही सही मौका है डिवाइन सन टोकन लेने का। सिर्फ तभी जब सारे 18 डिवाइन सन टोकन इकट्ठे होंगे, एम्परर सन कमांड बनेगी और तभी एम्परर सन बनने का चांस मिलेगा। अब किसी प्लान की जरूरत नहीं है क्योंकि यह प्लान फेल हो गया, इसलिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। युवा सेक्ट के 18 डिवाइन एंसेस्टर्स भी एक्टिव हैं। अभी जल्दबाजी करने से सिर्फ असली पीछे वाले को फायदा मिलेगा। जितना मुझे पता है, मूनव्हील डिवाइन डायनेस्टी का 7th प्रिंस युवा सेक्ट आने वाला है चिंशू से हिसाब करने, इसलिए 2-4 दिन चुपचाप देखते हैं क्या होता है। तभी वो कमीना गावन शैन हड़बड़ाते हुए चिंशू को ढूंढते हुए आया। 18वें डिवाइन सन के साथ बहुत बुरा हो गया। कुछ बुरा? अब क्या? तेरी मां फट गई। मेरी मां नहीं फटी, मैं तो परेशान हूं। मूनहे डिवाइन डायनेस्टी का 7th प्रिंस फट पड़ा। ढेर सारे लोग लेकर आया है डिशियांजी को छीनने। अरे, ये छोटी सी बात, ले जाने दो यार उसे। वैसे भी डिशियांजी कहीं जा नहीं रही, चाहे चोरी कर ले। मैं उसके पूर्वजों को 18 पीढ़ी तक धन्यवाद दूंगा और ऊपर से बोनस भी दूंगा। सही लग रहा है, जो तुम कह रहे हो समझ में आता है ना बूढ़े कुत्ते? फिर चिंशू ने पूछा, डोंगयू ग्रैंड सेरेमोनी का कुछ पता लगा? नहीं, अभी युवा सेक्ट की डिवाइन सन्स गैदरिंग चल रही है और मूनव्हील डिवाइन डायनेस्टी और शिव डिवाइन डायनेस्टी मिलकर फांक्शन और यू ग्रैंड सेरेमोनी करने वाले हैं। और सुन, उन्हें जोंगयांग जिंग वाला पुराना स्क्रिप्चर भी मिल गया है जिसके लिए सेलिब्रेशन भी प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं जो ग्रैंड सेरेमोनी कहलाए। फैंगशान ग्रैंड सेरेमोनी कहां होनी है? सुना है ईस्टर्न पीक के माउंट थाई पर। माउंट थाई? बस यही होगा। चलो वापस। कैसे वापस? डिवाइन सन, रुको। 7वें प्रिंस को इतना आसान क्यों छोड़ना? वापस जाने का क्या मतलब? ग्रैंड सेरेमोनी डोंगयू में होती है तो मतलब डोंगयू सेरेमोनी ही फंक्शन सेरेमोनी है, इसमें कोई शक नहीं। चलो जाकर कंफर्म करते हैं। कुछ देर चलने के बाद घर पहुंचे ही थे कि दरवाजे से कोई आदमी उड़ता हुआ बाहर गिरा। दोनों डर के मारे पसीने पसीने। अभी क्या उड़कर गया? शायद कोई आदमी। ये क्या हो रहा है? दिल बैठ रहा है। अंदर गए तो पूरा घर उजड़ा पड़ा।
बयूहो ने सारे बंदों को अकेले ही ठोक दिया था। तू हिम्मत कैसे करती है? एक छोटी सी तितली डीमन एक प्रिंस को मारेगी? तूने बगावत कर दी। उसने इतना कहा ही था कि बयूहो उसके पास छलांग लगाकर आ गई। मुझे छोटी डीमन बोलने की हिम्मत? बूढ़ी तितली, अमर बोलो मुझे। और धड़ाम, एक जोरदार लात से प्रिंस उड़ गया। चिंशू ने पूछा, चियांजी इतनी तगड़ी है, इतने लोग इससे हार गए, तुम लोग इसे पकड़ कैसे लाए थे? मैं भी काफी टाइम से यही पूछना चाहता था। तभी सेवेंथ प्रिंस की हालत देखकर सब हैरान। प्रिंस ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूं। चेहरा पूरा नीला बैंगनी और कह रहा है, ठीक हूं। फिर गुस्से में तलवार उठाता है। मैं लंचन डायनेस्टी का सेवेंथ प्रिंस होकर भी इस छोटी डीमन को नहीं हरा सकता। प्रिंस, बैठकर आराम करो। यह डीमन बहुत खतरनाक है, आम आदमी इसे नहीं संभाल सकता। हाँ भाई, एक प्रिंस होकर इतना क्यों अटका पड़ा है इसके पीछे? बात सही है, असली दुश्मन तो 18वीं डिवाइन सन है, वो निकम्मा। अगर मिल जाए तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और भाई, तुम्हें क्या बुलाऊं? भाई वाई की जरूरत नहीं, मैं वही निकम्मा हूं। क्या? तू 18वीं डिवाइन सन? प्रिंस उछलकर पीछे गया। शिंशू, तूने जानबूझकर पास आकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की? हाँ हाँ हाँ, बात चुभ गई क्या? वो भूल गया कि अभी तो वो खुद ही उसके पास कूदा था। इस बार नहीं बचेगा तू। तभी बैव ने जेब से लकड़ी का हथौड़ा निकाला और धड़ाम, प्रिंस मुंह के बल गिरा, सर पर बड़ा सा उभार। तेरे जैसे पर आस को भला कैसा स्नीक अटैक चाहिए? कुछ मिनट बाद तीनों चाय पर बैठे। प्रिंस इतना पिटा था कि सर उठ नहीं पा रहा। प्रिंस ठीक हो? थोड़ा चाय पी लो। शिंशू, हिम्मत है तो सामने से लड़। प्रिंस, लड़ाई झगड़ा हल नहीं निकालता, आओ बैठकर बात करते हैं। बात तेरी। शिंशू, मैं तुझे काट डालूंगा। वो शिंशू की कॉलर पकड़ता है। तभी बयूहो हथौड़ा लेकर आ गई। प्रिंस के हाथ कांपने लगे। हाँ हाँ, मजाक कर रहा था। फिर धीरे से बोला, ठीक है, प्यास लगी है, चाय पीता हूं। इतना घमंडी रवैया देखकर चिंशू ने कहा, ले ये खा। सेवेंथ प्रिंस, ये तेरी अकड़ का इलाज है। प्रिंस को इतना पीटा कि उसे खुद याद नहीं रहा वो कौन है। तू तो बस एक साधारण मॉर्टल प्रिंस है और मुझ जैसे गॉड के सामने अकड़ दिखाता है। तू डिवाइन सन बनने लायक? मजाक लगता है। ये सुनकर चिंशू की आंखों में गुस्सा भड़क गया। उसने शिंगतियन सीली पाल्म मारकर उसे बिजली की तरह झटका दिया। बाहर दो दासियां सोच रही थीं कि आज मौसम में बहुत बिजली है। तुमने मुझे धोखा दिया, युवा सेक्ट के खजाने बेच दिए। ये पहला गुनाह है, इस गॉड के सामने बेअदबी की। ये दूसरा गुनाह है, और फिर यहां आकर तमाशा करने की हिम्मत की। ये तीसरा गुनाह है। इन तीनों को मिलाकर मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। इतना कहते ही चिंशू ने सारी ऊर्जा अपने हाथ में इकट्ठी की और बोला, ये लो तुम्हारे लिए 18वीं दिव्य पुत्र। भागने का सोचना भी मत। यूलू डिवाइन डायनेस्टी फलता फूलता रहे। इसे मारना मत, बांध दो और यूआई डायनेस्टी में बंधक बनाकर ले जाओ। और उनसे कहो कि इसे छुड़ाने के लिए पहले वाली चीज की कीमत का 10 गुना लाए। फिर सेवेंथ डिवाइन सन के महल में पूछा गया, 18वीं दिव्य पुत्र का क्या हाल है? जवाब मिला, डिवाइन सन, उसके साथ कुछ अनपेक्षित हो गया है। अनपेक्षित? क्या सेवेंथ प्रिंस ने शिंशू को परेशान नहीं किया, या शिंशू सेवेंथ प्रिंस से गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ? दोनों नहीं। सेवेंथ प्रिंस को 18वीं डिवाइन सन ने पकड़ लिया। यह सुनकर सेवेंथ डिवाइन सन चौंक गया। क्या? ये कैसे? और ऊपर से 18वीं डिवाइन सन कह रहा है कि हमारी यूलन डायनेस्टी उसे पैसे देकर छुड़ाए, वो भी पहले वाली वस्तु का 10 गुना। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हाल ही में 18वीं डिवाइन चाइल्ड बहुत बदल गया है? उसने 11वीं डिवाइन चाइल्ड को अपमानित किया, अब 7वीं प्रिंस को पकड़ लिया। ये वो बेकार चिन्ह शू कभी नहीं कर सकता था। मुझे लगता था उसका डिवाइन चाइल्ड टोकन पाना सबसे आसान होगा, लेकिन अब तो स्थिति उलट रही है। क्या अगला डिवाइन चाइल्ड अभी भी कदम ना उठाए? हम 18वीं डिवाइन चाइल्ड और सेक्युलर डिवाइन डायनेस्टी की दुश्मनी का फायदा उठाकर अपना भला कर सकते हैं। जरूरत नहीं, सेवेंथ डिवाइन सन बोला। ये गॉड अब बस मजे से तमाशा देखेगा। मुझे दिलचस्प लग रहा है। देखते हैं 18वीं डिवाइन चाइल्ड और क्या खेल दिखाता है। सीन बदलकर 18वीं डिवाइन चाइल्ड की तरफ। इस वक्त 18वीं डिवाइन चाइल्ड लाओ और जूहो पहाड़ के नीचे खड़े 7 फ्लोटिंग आइलैंड्स को देख रहे थे। डिवाइन चाइल्ड, ये 7 फ्लोटिंग आइलैंड्स युवा सेक्ट का असली कोर है। यहां तक कि 18 डिवाइन चिल्ड्रन को भी जाने की अनुमति नहीं।
अगर आपको जाना है तो किसी ओल्ड एंसेस्टर की शिष्यता लेनी होगी। मेरी जानकारी में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवाइन चाइल्ड पहले से किसी ओल्ड एंसेस्टर के शिष्य हैं। शायद कुछ अभी भी फ्लोटिंग आइलैंड पर बंद कमरे में साधना कर रहे हैं। सच में ऐसा सब होता था? मुझे किसी ने बताया ही नहीं, क्योंकि डिवाइन चाइल्ड, आप पहले कभी इन बातों की परवाह नहीं करते थे। आपका ध्यान तो बस उस चुड़ैल पर रहता था। यह सुनकर शिनशू हंसकर रह गया। फिर वो बोला, उस हॉट छोटी शैतान की बात करें तो बाकी छोटी डीमन लड़कियां तो दिख ही नहीं रही, सिर्फ बयू क्यों दिख रही है? वो तो इसकी वजह से, अगो ने बयू की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह कहती है कि 18वीं डिवाइन चाइल्ड की मैंशन में सिर्फ एक ही फीमेल मास्टर होगी, वो खुद। इसलिए इसने लोगों को पैसे देकर बाकी छोटी डीमन लड़कियों को घर भिजवा दिया। बाई जोजो तो इस वक्त मासूमियत से तितलियां पकड़ रही थी। शिनशू चौंका। इतना पैसा उसे मिला कहां से? डिवाइन चाइल्ड तो बरसों से कंगाल है, मैंशन तो कब का खाली हो चुका है। फेरी डाई, पैसे कहां से आए? उधार लिए होंगे। क्या मैं उधार नहीं ले सकती? बड़ी ही हल्की आवाज में बोला। किससे उधार लोगी तुम? मैंने जुई से उधार लिया, युवा सेक्ट के 14वें दिव्य बच्चे से। जुई? कमाल। जुई वाई, बाहर पिगी जू के नाम से मशहूर, मेरे ही धंधे में है, लेकिन मुझसे कहीं ज्यादा गंदा काम करता है। दिव्य बच्चे का रुतबा दिखाकर लोगों को सुअरों जैसा ट्रीट करता है। वो तुझे बिना खाल उतारे जाने कैसे देगा? तू तो बस एक छोटी डीमन है, वो तुझे कैसे पैसे देगा? मैंने कब कहा मैंने उधार लिया? मैंने तुम्हारा नाम लिखवाया और कहा कि तुमने उधार लिया, तुम्हारे नाम पर साइन करके पैसे उठाए। धत्त तेरी, तूने मुझे फंसा दिया। मुझे छोड़ो, मैं इसे खंभे से बांध दूंगा, छोड़ो। तभी अचानक आसमान में अजीब घटनाएं होने लगीं। क्या हो रहा है? युवा सेक्ट में ऐसे शुभ संकेत बहुत सालों बाद दिखे हैं। ये मून फ्लोटिंग आइलैंड पर हो रहा है। क्या ओल्ड एंसेस्टर यू ब्रेक थ्रू कर रहे हैं? नहीं, ये युओ हुआ है जो पहले थर्ड डिवाइन चाइल्ड था। वो लगातार मून फ्लोटिंग आइलैंड पर बंद साधना में था। जरूर स्पिरिट रेल्म में ब्रेक थ्रू किया है, तभी इतनी हलचल हो रही है। इसी वक्त शी डिवाइन चाइल्ड को सिस्टम से टेम्पोरेरी क्वेस्ट मिला, मून फ्लोटिंग आइलैंड जाने का। टेम्पोरेरी क्वेस्ट भी। फ्लोटिंग आइलैंड पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर पहुंच गया तो रिवॉर्ड धमाकेदार होगा। उधर थर्ड डिवाइन चाइल्ड के बंद कक्ष का दरवाजा धीरे धीरे खुला और वो सबके सामने बाहर आया। कॉन्ग्रेचुलेशंस थर्ड डिवाइन चाइल्ड। ग्रीटिंग्स थर्ड डिवाइन चाइल्ड। थर्ड डिवाइन चाइल्ड की ख्याति तो लेजेंडरी है। ये विनम्र शिष्य प्रणाम करता है। मून स्पिरिट डिवाइन बॉडी वाला थर्ड डिवाइन चाइल्ड भविष्य में युवा सेक्ट का स्तंभ बनेगा। उनकी कल्टीवेशन क्या है? हां, लेकिन थोड़ा ज्यादा चमकदार नहीं दिख रहे क्या? हमारे यहां तो ऐसे लोगों को कहते हैं, लुक एट मी, आई एम ट्रैश बट आई एम फ्लेक्सिंग। तभी कोई बोला, ग्रीटिंग्स थर्ड डिवाइन चाइल्ड। अरे तुम तीनों घुटने टेक क्यों नहीं रहे? ये शी डिवाइन चाइल्ड है। क्या डिवाइन चाइल्ड से मिलने पर कोई जरूर नील करेगा? थर्ड डिवाइन चाइल्ड ने हंसते हुए कहा। अरे शी डिवाइन चाइल्ड, कितने दिन बाद मिले हो, अब भी उतने ही बेकार हो। इतने दिनों बाद तो तुम्हें मुझे फ्लोटिंग आइलैंड पर गेस्ट बनाना चाहिए। शी बोला। गेस्ट? ठीक है, लेकिन बदले में शी डिवाइन चाइल्ड मुझे डिवाइन चाइल्ड टोकन दे दे। आखिर एम्परर सीट की लड़ाई में तुम्हारी कोई योग्यता नहीं। जरूर, अगर थर्ड डिवाइन चाइल्ड में दम है तो आकर ले लो। डिवाइन चाइल्ड टोकन मुझे खुद नहीं पता कहां है। ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद पूरी जगह ढूंढ ली, नहीं मिला, एक सुराग तक नहीं। अगर तुम उसे ढूंढ सकते हो तो तुम ही असली मर्द हो। अगर ऐसा है तो कृपया फ्लोटिंग आइलैंड पर आ जाइए। शीबा डिवाइन चाइल्ड। यह जानते हुए कि चिनशू किसी भी तरह वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता, वह मुड़कर उड़ गया और चिनशू को पीछे छोड़ दिया। लोग बोले, बताओ, शेर डिवाइन चाइल्ड वहां ऊपर कैसे जाएगा? सुना है उसने अभी अभी कल्टीवेशन शुरू की है, और वो भी अभी बॉडी टेम्परिंग रेल्म में है। बॉडी टेम्परिंग रेल्म का डांतियन तो जैसे खाली जगह होता है, लगभग बेकार। अपने दम पर फ्लोटिंग आइलैंड तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। तभी चिनशू ने गहरी सांस ली, इतना जोर लगाया कि नीचे की ईंटें टूट गईं, और फिर पैरों की ताकत से खुद को रॉकेट की तरह ऊपर उछाल दिया। लोग बोले, एक छलांग में कैसे पहुंच जाएगा? बॉडी टेम्परिंग रेल्म की डांसिंग शक्ति इतनी नहीं होती और दूरी भी बहुत ज्यादा है। फ्लोटिंग आइलैंड तक पहुंचना पूरी तरह असंभव है। ये जानते हुए भी कोशिश कर रहा है। यही तो शीना डिवाइन चाइल्ड का तरीका है।
जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, चिनशू ने आवाज लगाई कि लाओगाओ, जल्दी आओ, मदद करो। लाओगाओ भी ऊपर कूदा ताकि शिनबान डिवाइन चाइल्ड उसके शरीर पर स्टेप लेकर और ऊपर जा सके। धड़ाम, आओ से मिली ताकत से शिनशू और ऊपर उड़ गया, लेकिन फिर भी थोड़ा कम रह गया। बस जरा सा और, हिम्मत रख, फिर से कर लाओ। तभी वह बूढ़ा कुत्ता उड़ता हुआ आया और चिनशू उसकी पीठ पर चढ़कर एक और छलांग मार गया। ओहो, ये भी हो सकता है। लेकिन लोग बोले, ये ठीक नहीं लग रहा। डैंसन की शक्ति के बिना सिर्फ शरीर की ताकत से इतनी ऊंचाई संभव नहीं। क्या 18वीं गॉड चाइल्ड बॉडी रियल्म में ब्रेक थ्रू कर चुका है? फिर बोले, नहीं, मार्शल रियल्म में ब्रेक थ्रू करो तो सीधे उड़ सकते हो। सक्रिय डैंशन होना वाकई कमाल है। दूसरे बॉडी रियल्म वाले तो लगभग 0 डैंसियन पावर रखते हैं, पर मेरे पास इतनी है, इसीलिए मैं उड़ सकता हूं। ली दान, ये गॉड चाइल्ड आ गया है। दूसरे बोले, किसी की मदद से ऊपर आ गया, बस किस्मत अच्छी थी, इसमें क्या बड़ी बात है। यह कहकर वो मुड़ा और चला गया। और इस तरह शिनशू ने मिशन पूरा कर लिया और मून्स फूकोंग आइलैंड पर पहुंच गया। बधाई हो, तुम्हें इनाम में सोलर डिवाइन बॉडी मिला है। यह हाई डिफिकल्टी मिशन था, इसलिए इनाम भी असाधारण है। सोलर डिवाइन बॉडी सबसे उच्च स्तर की फाइजिक्स में से एक, इसलिए तो फेडरफॉल डिसिप्लिन फकोंग आइलैंड पर कल्टीवेशन करने का सपना देखते हैं। यहां की खूबसूरती भी कमाल की है और स्पिरिचुअल एनर्जी फेडरफॉल सेक्ट से दर्जनों गुना ज्यादा है। लोग बोले, सपने देखने से क्या होता है? फुकोंग आइलैंड पर कल्टीवेट करने के लिए पहले किसी एंसेस्टर की नजर में आकर पर्सनल डिसाइपल बनना पड़ता है, और सिर्फ फेदरफॉल सेक्ट के गॉड चिल्ड्रन जैसे हमारा थर्ड गॉड चाइल्ड या बाकी 2 ही यहां कल्टीवेशन करने के योग्य हैं। 18वीं गॉड चाइल्ड जैसा आम सा बंदा तो यहां शेनले गॉड चाइल्ड की वजह से आया है, नहीं तो जिंदगी में कभी यहां कदम न रख पाता। समझ लो, किस्मत खुल गई है। थर्ड गॉड चाइल्ड, तुम्हारा डॉग मुझसे इस तरह बात कर रहा है, नियम नहीं जानता, इसकी टांगें तोड़ दूंगा। शिनशू, बकवास बंद करो और गॉड चाइल्ड टोकन दे दो। मेरे पास नहीं है, पहले भी कहा था। तू मुझसे खेल करने की हिम्मत करता है? क्यों करूं? टोकन मेरे पास नहीं है, दम है तो खुद ढूंढ ले, मिल गया तो तेरा। तू इस गॉड चाइल्ड को बेवकूफ बना रहा है, चल सिखाता हूं। वह बेवकूफ उस पर झपटा, लेकिन चिनशू आराम से हट गया। धड़ाम, बहुत शोर कर रहा है। चिनशू के एक ही पंच ने उसे उड़ाकर फेंक दिया। ये क्या, इतना ताकतवर कैसे? थर्ड गॉड चाइल्ड ने मुझे मून गेजिंग डिवाइन आर्ट दी है, आज इसका स्वाद चखाता हूं। शिनशू, ये मूव ले। मून गेजिंग डिवाइन आर्ट, अच्छा समय है, आज नया टेक्निक ट्राई कर लेता हूं। शिनशू ने स्टैंस लिया। यह हेवनली हाउंड डिवावरिंग द मून मूव था। उसकी मार से निकली स्पिरिचुअल एनर्जी एक कुत्ते का रूप लेकर उछली और उसने मून गेजिंग टेक्निक को चबा डाला। चटाक, और वह टूट गई। क्या यह कैसे संभव है? तू इस गॉड चाइल्ड का अपमान करता है? बताता हूं बेअदबी का मतलब। तुझे वाकई पिटाई चाहिए, चिनशू ने आदेश दिया। हेवनली हाउंड उस सेवक पर टूट पड़ा। काट इसे। सेवक गिर चुका था और कुत्ता लगातार उसे काट रहा था। तुम्हारे बाप ने पहले ही कहा था, तेरे यह डॉग सर्वेंट की टांगें बड़ी आसानी से टूटेंगी, और देख ले, टूट गई। सुना नहीं ना? हेवनली डॉग मून डिवावरिंग टेक्निक कितनी ताकतवर है। शिनशू, मेरे आदमी को मारा? ये क्या हो रहा है? शिनशू की टेक्निक मेरी मून हेलो टेक्निक को दबा कैसे रही है? तू अपने कुत्ते को संभाल नहीं सकता तो मैं ही सबक सिखाऊं, तुम जैसे कमीने। घुटनों पर गिरकर माफी मांग। अगर मैं नहीं गिरा तो कोशिश करके देख। वह ताकत जुटाकर आगे बढ़ा, तभी आसमान काला पड़ गया। ये क्या, अचानक इतना अंधेरा क्यों? थर्ड डिवाइन चाइल्ड ने मून स्पिरिट डिवाइन बॉडी एक्टिवेट किया है। यह सच में खतरनाक है। 18वीं डिवाइन चाइल्ड ने उसे क्यों छेड़ा? अब तो गया काम से। मून स्पिरिट डिवाइन बॉडी में आसमान जमीन बदलने की ताकत है। थर्ड डिवाइन चाइल्ड। 18वीं डिवाइन चाइल्ड को घुटने टेकवाने ही वाला था कि शिनशू भड़क गया। तू मुझे घुटने टेकवाएगा? सपना देख। मून स्पिरिट डिवाइन बॉडी कादबाव चिनशू के पैरों के नीचे की जमीन तोड़ रहा था, पर 18वीं डिवाइन चाइल्ड पीछे नहीं हट रहा था। उसने सोलर डिवाइन बॉडी एक्टिवेट कर दी, आखिरी दम तक टक्कर देने के लिए।
तभी एक जबरदस्त रोशनी शिनशू पर पड़ी। उसके शरीर में ऊर्जा का सैलाब भर गया। उसके पीछे एक छोटे सूरज जैसा तेज निशान उभर आया और उसकी रोशनी हर दिशा में फैलकर मून स्पिरिट डिवाइन बॉडी को पूरी तरह दबा गई। थर्ड डिवाइन चाइल्ड घबरा गया। ये क्या है? ये कैसे संभव है? सोलर डिवाइन बॉडी ने अंत में मून स्पिरिट डिवाइन बॉडी को तोड़ दिया। रोशनी से अंधेरा छूट गया और सब सामान्य हो गया, लेकिन रोशनी और तेज होती गई। ये क्या हो रहा है? आंखें चौंधिया रही हैं। हे भगवान, ये लेजेंडरी सोलर डिवाइन बॉडी है। 18वीं डिवाइन चाइल्ड ने सच में सोलर डिवाइन बॉडी कल्टीवेट कर ली। मेरी जानकारी के अनुसार सोलर डिवाइन बॉडी को मून स्पिरिट डिवाइन बॉडी को दबाने के लिए बनाया गया था, और 18वीं दिव्य शिशु सच में कमाल का है। जैसे ही सोलर दिव्य शरीर प्रकट हुआ, उसने सब कुछ रोशन कर दिया। कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। फ्लोटिंग आइलैंड पर वापस 18वीं दिव्य शिशु और तीसरी दिव्य शिशु अभी भी भिड़ रहे थे। डैम इट, ये सच में सोलर डिवाइन बॉडी है। मून स्पिरिट डिवाइन बॉडी तो पूरी तरह दब गया। ये कैसे हो सकता है? थर्ड डिवाइन चाइल्ड, शायद अब तुम्हें ही घुटने टेकने पड़ेंगे, चिनशू बोला। चिनशू, भले ही मेरा बॉडी सप्रेस हो रहा है, लेकिन मेरा कल्टीवेशन लेवल तुमसे बहुत ऊंचा है। मर जा। ये कहते ही थर्ड डिवाइन चाइल्ड ने अपनी स्पिरिट एनर्जी चैनल की और उस पर टूट पड़ा। तभी अचानक आसमान में एक रेड वॉर्टेक्स बना और उसके भीतर से यांगमिंग एंसेस्टर प्रकट हुए और बोले, रुको। लेकिन इसके बावजूद थर्ड डिवाइन चाइल्ड फिर भी चिनशू पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। यह देखकर एंसेस्टर ने एक ही पाम स्ट्राइक में थर्ड डिवाइन चाइल्ड को सप्रेस कर दिया। ये तो यांगशी फ्लोटिंग आइलैंड के यांगमिंग ओल्ड एंसेस्टर हैं। उन्हें देखकर सबने झुककर प्रणाम किया। यांगमिंग ओल्ड एंसेस्टर सुप्रीम माने जाते हैं, जिनकी शक्तियां हेवन और अर्थ तक को दबा देती है। यह 7 फ्लोटिंग आइलैंड्स में से एक महान मास्टर हैं। होली क्रैप, ये बहुत ही जबरदस्त है। 18वीं गॉड सन, चिनशू ने सोलर गॉड बॉडी अवेकन कर लिया है। आज से ये मेरे सेक्ट में शामिल होगा और यांगसी फ्लोटिंग आइलैंड पर कल्टीवेट करेगा, ओल्ड एंसेस्टर ने घोषणा की। 18वीं गोदसन की किस्मत देखो, उसे एंसेस्टर ने स्वीकार कर लिया। यह सैकड़ों सालों में नहीं हुआ। लोग फुसफुसाए। हाँ, और यांगमिंग ओल्ड एंसेस्टर बाकी सभी ओल्ड एंसेस्टर से भी ऊपर हैं। चिनशू की जिंदगी तो पूरी तरह बदल गई। किस्मत खराब है तो जलन करने से क्या होगा? उसने सबसे क्रूशल मोमेंट पर सोलर गॉड बॉडी अवेकन कर लिया, जो सुप्रीम आर्केक फिजिक्स में से एक है। फिर एंसेस्टर बोले, 18वीं गॉडसन, मेरे साथ चलो। थर्ड गॉडसन, किस्मत रही तो फिर मिलेंगे। इसके बाद 18वीं गॉडसन उड़कर यांगमिंग एंसेस्टर की ओर चला गया। थर्ड गॉडसन मन में सोचते हुए बोला, मैं यंग शी फ्लोटिंग आइलैंड पर मिली ये जिल्लत याद रखूंगा। पहुंचकर चिनशू बोला, 18वीं गॉडसन शिनशू यांगमिंग ओल्ड एंसेस्टर से मिलने की विनती करता है। एंसेस्टर ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि सोलर गॉड बॉडी अल्टीमेट यांग फिजिक है? ये यू हुआ सेक्ट में 10,000 साल से नहीं आया, और किसी जूनियर के द्वारा अवेकन होना तो और भी दुर्लभ है। आज से तुम यांगशी फ्लोटिंग आइलैंड को संभालोगे। यह कहकर एंसेस्टर ने उसे एक आइडेंटिटी टोकन दिया। लोग दंग रह गए। ये क्या यांगमिंग एंसेस्टर बहुत जल्दी नहीं कर रहे? अभी आया और तुरंत आइलैंड सौंप दिया। चिनशू मन में बोला, एंसेस्टर मेरे साथ इतना अच्छा क्यों है? एंसेस्टर बोलते गए, पिछले 3 सालों से तुम ज़ोफेटियन में सबसे कमजोर थे। अब अपनी पियरलेस डिवाइन फिजिक मत छिपाओ, ऊंचा उठो, अपनी तलवार से सारी रुकावटें काट डालो, तभी तुम अपने पिता शिनफाश का सम्मान बनाए रख पाओगे। चिनशू ने टोकन कसकर पकड़ा। इस डिसाइपल को आदेश स्वीकार। उधर 7th गॉडसन के निवास में। अच्छा, बहुत अच्छा। जैसा सोचा था, चिनशू के पास एक एस जरूर था। बस इतना नहीं सोचा था कि इतना जबरदस्त होगा। उसने थर्ड गॉडसन को दबा दिया और यांगमिंग एंसेस्टर ने भी उसे नोटिस कर लिया। पर चाहे कितना भी छिपाए, एक दिन सब सामने आएगा। वो 7th गॉडसन से कैसे मुकाबला करेगा? 7th गॉडसन का एस परफेक्ट है। अब जबकि 18वीं गोदसन ने अपना एस इस्तेमाल कर लिया है, हमें भी चाल चलनी चाहिए। हालांकि चिनशू एंसेस्टर का डिसाइपल बन गया है, लेकिन गॉडसन्स की लड़ाई में एंसेस्टर दखल नहीं देंगे। एक बेकार लड़का आइलैंड पर जाएगा तो कई लोग खुश नहीं होंगे। अब असली ड्रामा शुरू होगा। सीन बदलता है। एक जगह एक भयानक डीमन बीस्ट से लड़ाई चल रही है। यह 12वीं गॉडसन है जो उस डीमन बीस्ट का सामना कर रहा है।
डीमन बीस्ट ने झपट्टा मारा और 12वीं गॉडसन ने एक वार में उसे मार गिराया। वो बेकार सा शिनशू सोलर गॉड बॉडी अवेकन करके फ्लोटिंग आइलैंड तक पहुंच गया। ये कैसे पॉसिबल है? किसी ने कहा। और कुछ दिन पहले उसने तुम्हारे स्लेव जंगवन को भी मार गिराया था। लगता है वो पहले से प्लान कर रहा था। डैम, उसमें हिम्मत है। क्या वो इस डिवाइन सन को चैलेंज करना चाहता है? सोलर गॉड फिजिक्स सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है। अगर मैं इसे छीन पाऊं तो एम्परर थ्रोन की लड़ाई में मेरी संभावना बहुत बढ़ जाएगी। सीन बदलता है। मूनव्हील डिवाइन डायनेस्टी में एक लड़की एक विशाल ईगल डिमोनिक बीस्ट से लड़ रही है। एक ही वार में उसे खत्म कर देती है। लोग बोले, निनथ प्रिंसेस की कल्टीवेशन और गहरी होती जा रही है। वो सच में हमारी डायनेस्टी का गर्व है। प्रिंसेस ने कहा, मैं मूनव्हील डायनेस्टी की डिसेंडेंट क्लास में सबसे बेहतर हूं। दूसरे बोले, प्रिंसेस सच में जैसा सुना था वैसी ही है। थोड़े समय में निनथ प्रिंसेस एम्परर बनने की लड़ाई में शामिल हो सकेगी। तभी एक युवक एक बॉक्स्ड गिफ्ट लेकर प्रिंसेस के सामने आया। 9th प्रिंसेस, ये जायंट स्पिरिट पिल है जो एंशिएंट किंगडम से लाया गया है। आपकी वाइटल एनर्जी बढ़ाने में मदद करेगा। यह ड्रैगन एलिफेंट एंशिएंट किंगडम का क्राउन प्रिंस लिन था। प्रिंसेस बोली, तुम लोग सच में उदार हो। जायंट स्पिरिट पिल बहुत कीमती दवा है, फिर भी तुमने यूं ही दे दिया। लिन बोला, हमारे पास अर्थली ट्रेजर्स भले कम हो, लेकिन हम उन्हें किसी पर भी नहीं लुटाते। शायद प्रिंसेस मेरी सिंसेरिटी समझती हो। प्रिंसेस बोली, क्राउन प्रिंस, मैं युवा सेक्ट की ओर निकल रही हूं। तुम मूनव्हील डायनेस्टी में कुछ दिन आराम कर सकते हो। फिर मन में सोचा, मेरी आइस जेड बॉडी बहुत दुर्लभ है। तुमचा जैसे क्राउन प्रिंस को मेरा पति बनने लायक कैसे मान लूं? पहली शर्त अनपैरेलल्ड डिवाइन फिजिक है। जैसे युवा सेक्ट के 3rd डिवाइन सन के पास मून स्पिरिट डिवाइन फिजिक है और वो मून पैलेस फ्लोटिंग आइलैंड पर कल्टीवेट करता है। सिर्फ ऐसा फिजिक ही शाओलिंग लॉन्ग के योग्य है। फिर खबर मिली, सुना है 7th प्रिंस को उस बेकार से 18th प्रिंस ने पकड़ लिया। किसी ने पूछा, क्या 9th प्रिंसेस इसी वजह से आई हैं? जवाब मिला, हां, सालों से तुम लोगों ने 18th डिवाइन सन को बहुत परेशान किया है। ये सिर्फ उसी की दवाई है, पर पता नहीं वो अभी कैसा है। अचानक बड़े भाई को पकड़कर उससे 10 गुना चीजें मांग ली। किसी ने कहा, 9th प्रिंसेस, आपको दखल देने की जरूरत नहीं। मैं शिनशू को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो ग्रीडी है, लस्टफुल है, वीक है और बिल्कुल यूजलेस। प्रिंसेस, इसे मैं संभाल लूं आपके लिए। क्राउन प्रिंस लिन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो यूजलेस डिवाइन सन मेरी तो ध्यान देने लायक भी नहीं है। ये बोलकर वो सीधा झटके से उड़ गई और लिन यू वहीं अकेला रह गया। इस बार मेरा यू हुआ सेक्ट आना सिर्फ 7th प्रिंस को बचाने के लिए नहीं है। असली बात यह है कि मुझे 3rd डिवाइन सन से एक ग्लेशियल स्पिरिट ट्रेजर एलिक्सिर मांगना है। ये मेडिसिनल हर्ब एक डिवाइन मेडिसिन है जिसकी क्वालिटी वायलेट मेडिसिन के बाद दूसरी सबसे ऊंची है। मेरा फ्रोजन जेड बॉडी सोलर किंग फिजिक में इवॉल्व होना चाहता है और इसके लिए ऐसी डिवाइन मेडिसिन जरूरी है। जिस दिन मेरी 3rd डिवाइन सन से किस्मत वाली मुलाकात हुई थी, लगता है वो मेरी खूबसूरती से जरूर मोहित हो गया था। अगर मैं मांगूंगी तो वो मना नहीं करेगा। सीन बदलकर यांग ब्रांच फ्लोटिंग आइलैंड पर आता है जहां शिनशू की तरफ 18वीं डिवाइन सन चेयर पर बैठे पूरे रॉब में दिखाई देता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस डिवाइन सन, यांग ब्रांच फ्लोटिंग आइलैंड लेने पर बधाई। ये एक बहुत बड़ा यांग ट्रेजर है। ऐसा आज तक किसी डिवाइन सन ने नहीं किया। लगता है ओल्ड एंसेस्टर यांग मिंग डिवाइन सन को बहुत महत्व देता है और मानता है कि डिवाइन सन में ग्रेट एम्परर बनने की क्षमता है। यांग ट्रेजर, मुझे पता है फ्लोटिंग आइलैंड कल्टीवेशन के लिए सेक्रेड प्लेस होती है, पर ट्रेजर वाला हिस्सा इतनी खास क्यों है? डिवाइन सन को यह नहीं पता कि यूए सेक्ट के सभी ओल्ड एंसेस्टर्स में ओल्ड एंसेस्टर यांगमिंग को ट्रेजर्स कलेक्ट करने का सबसे ज्यादा शौक है। हर ट्रेजर हेवन और अर्थ की क्रिएशन होती है और बेहद दुर्लभ, यहां तक कि लेजेंडरी इमॉर्टल डिवाइन मेडिसिन भी ओल्ड एंसेस्टर यांगमिंग के पास है। इमॉर्टल डिवाइन मेडिसिन सुनकर चिनशू हैरान रह गया। हर इमॉर्टल डिवाइन मेडिसिन यूनिक होती है। कहा जाता है कि इसे खाकर इंसान एक और जीवन पा सकता है। पता नहीं सच है या नहीं। सीन 3 दिन बाद शिफ्ट होता है। कंग्रेचुलेशंस, आपको रिवॉर्ड मिला है, मार्शल मेरिडियन इंटॉक्सिकेशन पिल। ये 15 दिनों के एब्सोल्यूट क्लाउड पीक चेंबर चेक इन का रिवॉर्ड है। ये पिल कल्टीवेटर्स को मार्शल रेल्म पीक तक ब्रेक थ्रू करने में मदद करती है, जो मार्शल रेल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग स्तर है।
संयोग से मैं खुद मार्शल रेल्म तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। किस्मत से ये पिल सही वक्त पर आ गई। आज मैं हेवनली इंटॉक्सिकेशन के साथ मार्शल रेल्म का ब्रेक थ्रू ट्राई करूंगा और देखूंगा क्या होता है। उधर दूसरी तरफ मैं आखिर फेदर ट्रांसफॉर्मेशन सेक्ट पहुंच गया। पता नहीं वो 18वीं डिवाइन सन कहां है। पहले मुझे बिग ब्रो की बात निपटानी चाहिए, फिर थर्ड डिवाइन सन से स्पिरिट मेडिसिन मांगने जाऊंगा। तभी रास्ते में गुनगुनाती आगा ने उसे देखा। गैन शांग, तुम यहां क्या कर रहे हो? निंथ प्रिंसेस, प्रिंसेस यहां क्यों? तुम्हें अच्छी तरह पता है क्यों? जल्दी बताओ, वो यूजलेस डिवाइन सन कहां है? नाइन्थ प्रिंसेस, इतने सालों की पहचान के चलते ये बूढ़ा कुत्ता आपको एक सलाह देगा। 18th डिवाइन सन अब पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए जरा शब्दों का ध्यान रखिए। गाओ अनंग, कितने दिनों बाद मिल रहे हो और अब तुम इतने बोलने लगे हो, बताओगे या नहीं? अगर ऐसा है तो मेरे साथ चलिए, नाइन्थ प्रिंसेस। ये कहते ही गावन शांग सीधा आसमान की तरफ उड़ गया और प्रिंसेस को अपने साथ एब्सोल्यूट क्लाउड पीक पर चिनशू के पास ले गया। उस वक्त 18वीं डिवाइन सन मार्शल रेल्म ब्रेक थ्रू की कल्टीवेशन कर रहा था, जिसका सबसे बड़ा माइलस्टोन होता है फिजिकल असेंशन, जहां स्पिरिचुअल पावर का सर्कुलेशन पूरे शरीर में फैल जाता है। मार्शल रेल्म की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी इन्फ्यूजन कितना अब्सॉर्ब हो सकता है। तभी आसमान चीरती स्पिरिचुअल वन पावर की एक बीम चीन शू की तरफ गिरी। ये दृश्य नाइन प्रिंसेस और गांव अनंग ने दूर से देखा। ये क्या? लगता है कोई मार्शल रेल्म ब्रेक थ्रू कर रहा है, और वो भी 18वीं डिवाइन सन के रेजिडेंस से। क्या सच में 18वीं डिवाइन सन ब्रेक थ्रू कर रहा है? इम्पॉसिबल।